इजलास में लिए चलेंगे। हमादा सर इजहार ख्याल कर रहे हैं। रेट था गन्ने का सपोर्ट प्राइस, और मैं आपको ये भी बताता हूं कि मुझे ये भी बड़ी अच्छी तरह याद है कि किसान को 130-40 रुपए से ऊपर रेट नहीं मिलता था रेट। और शुगर मिल वाले जो थे उनके आगे फेडरल सेक्रेटरीज, प्रोविंशियल सेक्रेटरीज जो थे वो कांपते थे। पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ज्यादा गन्ना मिल रहा है। ये दूसरा साल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 230 रुपए से 250 रुपए। और मैं आपको यह भी बताता हूं, आपने आजकल ऐड भी देखे होंगे चेयरमैन साहब, एक पेड कंटेंट चल रहा है टीवी के ऊपर कि जी पंजाब हुकूमत जो है वो हमें गन्ना जो है वो सस्ते दामों दे। जब चीनी की कीमत बढ़ती है तो शुगर मिल वाले कहते हैं ये डिमांड एंड सप्लाई है। जब गन्ने की कीमत बढ़ती है तो कहते हैं कि इसका रेट फिक्स कर दो। और हमने साफ इनकार कर दिया है। हमने कहा है अगर चीनी डिमांड एंड सप्लाई पे रेट फिक्स होता है तो किसान को भी डिमांड एंड सप्लाई पे रेट दिया जाए, और अगर चीनी की कीमत फिक्स नहीं है तो गन्ने की कीमत भी फिक्स नहीं हो सकेगी। और पहली मर्तबा ऐसा हुआ है बड़ी दहाइयों के बाद कि किसान को पूरा रेट मिल रहा है गन्ने का, और हमें इस चीज के ऊपर फक्र है। हाँ, अगर चीनी का रेट ऊपर जा रहा है तो उसके लिए हम बंदोबस्त कर रहे हैं। हम बाजी में भी इंपोर्टेड चीनी लेके आए थे, उसको कंट्रोल रेट पे, सब्सिडाइज रेट पे हमने बेचा था। इस दफा भी हम ईसीसी का जो अगला इजलास हो रहा है उसमें 5 लाख टन चीनी की इंपोर्ट की इजाजत मांग रहे हैं। पेट्रोल पे बात हुई, देखिए बात हकाइक पे करनी चाहिए। इन्होंने कहा जी आपने कोई नई लेवी लगा दी है। वही लेवीज, वही सीलिंग्स जो PMLN के टाइम पे, नून लीग के टाइम पे पेट्रोल पे मौजूद थी, उससे 1 रुपया हमने सीलिंग नहीं बढ़ाई, बल्कि मुस्लिम लीग नून के टाइम पे 55 से 60% तक सेल्स टैक्स लेके जाया जाता था। हमने 17% से ऊपर सेल्स टैक्स नहीं हम लेके गए। और आप हमसाया ममालिक में देख लें कि हमारे टैक्सेस ज्यादा हैं पेट्रोल के ऊपर या हमारे हमसाया ममालिक के ज्यादा हैं, आपको इससे भी जवाब मिल जाएगा। तो लिहाजा ये, उसके बाद बात आई कर्जों के ऊपर बात आई। फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो हैं, फाइनेंस मिनिस्टर साहब इसका मिनिस्टर साहब खड़े, आप बैठ तशरीफ रखें जी, उनको वाइंड अप करने दें, तशरीफ रखें जी, तशरीफ रखें प्लीज, तशरीफ रखें जी। अच्छा बैठे, तशरीफ रखें जी। ठीक है जी, ठीक है, नहीं बोले, तशरीफ रखें जी। ठीक है जी, तशरीफ रखें और अफजल साहब जी। मैं बात करना चाहूंगा कि कर्जों के ऊपर बात हुई कि जी 40%, 45% कर्जे बढ़ा दिए, और एक एक्सटर्नल डेट की भी फिगर दी गई, जिसके अंदर जो रीपेमेंट्स हुई हैं उनको शामिल नहीं किया गया और जो पेमेंट्स थी उनको शामिल किया गया। मैं आपको यह भी बताता चलूं कि मुस्लिम लीग नून के आखिरी 2 सालों में जो एक्सटर्नल कर्जे बढ़ने की रफ्तार थी इस वक्त उससे काफी कम है। हमने 16 अरब डॉलर के कर्जे नहीं लिए। इस साल जो एस्टिमेट है कि आपके बैरूनी कर्जों में 4 अरब डॉलर का इजाफा होगा, जो शायद 6 साल या 5 साल की सबसे कम तरीन सतह का इजाफा होगा। आखिरी जो इनके साल थे उसमें 10-10, 11-11, 8-8 अरब डॉलर का इजाफा होता था। दूसरी बात इन्होंने की कि जी कर्जों का हुजम बढ़ गया। ये कोई हमने नए कर्जे नहीं लिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जाके कर्जा लिया है। ये जो नून लीग की एक फैंटास्टिकल सी पॉलिसी थी कि रुपये को फिक्स कर दो और $500 मिलियन माहाना के हिसाब से बाहर से कर्ज लेके उसके अंदर करेंसी मार्केट्स में कर, ये जो हमारे किताबों के अंदर कर्जे शो हो रहे थे, जब आपके रुपए की कीमत कम हुई है तो उनकी किताबों के अंदर कीमत बढ़ी है। 40% आपका कर्जा ऐसे बढ़ा है। बाकी कर्जा कहेंगे चलें जी 40% तो ये डीवैल्यूएशन का इफेक्ट आ गया, यानी कि ये कर्जा लिया नहीं गया बल्कि इस कर्जे की किताबों के अंदर रकम बढ़ी जब डॉलर का रेट जो है वो बढ़ा और रुपया सेनेटर सस्सी प्लीज सुनिए जी आगे। अच्छा, बाकी कहां से आया 60%? में वो भी आपको बता देता हूं। बाकी 60% में से अक्सर वो रकम है जो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2008 से ऑनवर्ड्स लिए गए कर्जों पे जो सूद अदा करना था वो लेने के लिए जो नया कर्ज लिया गया वो रकम हो गई। आगे आ जाए जी, बाकी 10-20%। हाँ, उसका हम जवाब देते हैं कि हमारा जब आप फिस्कल डेफिसिट फाइनेंस करते हैं उसका ये 2 हिस्से होते हैं। एक आप पुराने कर्जों, जो पुराने इनके लिए हुए कर्ज हैं उन पे सूद देने के लिए करते हैं, और एक आप अपने खराजात पूरा करने के लिए। तो मैं आपको ये भी अर्ज करूं कि इस फाइनेंशियल ईयर में हम प्राइमरी सरप्लस में हैं, यानी इनके लिए हुए कर्जों पे अगर हमें सूद ना देना पड़े तो आज हमारे अल्हम्दुलिल्लाह वफाकी हुकूमत के जो अखराजात हैं वो हमारी आमदन से कम है, और इसको हम प्राइमरी सरप्लस कहते हैं। आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं।
इन्होंने कहा जी हमें एम्प्लॉयमेंट 1 करोड़ 1 करोड़ जी एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। दिखाएं कहां है लेबर फोर्स सर्वे, आपने कहां से कोट कर रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला आपने यूज किया है। सारी दुनिया पाकिस्तान की वी शेप रिकवरी की बात कर रही है। अभी परसों चौथ या पिछले हफ्ते प्लानिंग मिनिस्टर ने पाकिस्तान की वी शेप रिकवरी दिखाई कि जब कोरोना का लॉकडाउन हुआ तो उसके अंदर जो बेरोजगारी हुई तो सारी दुनिया कह रही है कि उसी तरह बर वक्त जैसे हमारा इंडस्ट्रियल टेक ऑफ हुआ, हम बेशुमार पैकेजेस लेके आए, इंटरेस्ट रेट हमने नीचे किया, तो वो तमाम रोजगार जो है अक्सरियत उसका ऑलरेडी वापस गेन हो चुका है। बल्कि अब मुस्तकबिल के अंदर जो महीने आ रहे हैं, हम ना सिर्फ के जो कोविड के दौरान बेरोजगारी हुई थी हम उसको कवर कर चुके हैं, बल्कि हम उससे ज्यादा रोजगार के लेवल के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर हम इंशाल्लाह ताला जाने वाले हैं। ये सारा डेटा जो है ये प्लानिंग मिनिस्टर साहब जो हैं वो शेयर कर सके। कहने का मकसद ये आखिरी बात जो इन्होंने की, आखिरी बात इन्होंने की, क्योंकि हमेशा की तरह मैं आया था पिछली दफा भी 1-2 दिन में सेशन अटेंड करता रहा हूं, तो एजेंडे से हट के बात नैब पे और ब्रॉडशीट पे हो जाती है। ब्रॉडशीट का केस क्या है? ये एनआरओ की रकम है, ये एनआरओ की कीमत है जो कौम को अदा करनी पड़ रही है। वो शख्स मुसावी साहब ये कह रहे हैं और उनका आर्बिट्रेटर ये कह रहा है कि हमने $100 मिलियन की और $800 मिलियन की प्रॉपर्टियां साबित कर दी, और हुकूमत पाकिस्तान के साथ हमारा मुआहदा ये था कि जितनी आप रकम साबित करोगे उसका 20% हिस्सा जो है आप मुसावी साहब को ब्रॉडशीट को दोगे। उन्होंने कहा आपने जाके जनरल मुशर्रफ के साथ एनआरओ कर लिया, तो मेरी जो मेहनत थी सारी वो कहां गई? तो मुझे आज 20% जो है वो रकम वापस करो जो मैंने आपकी सारी प्रॉपर्टियों की निशानदही की थी $800 मिलियन की तादाद की। ये वो रकम है जो आज देनी पड़ रही है ब्रॉडशीट को। ये पूरी कौम को पता होना चाहिए। ये एनआरओ करने की रकम है, ये एनआरओ करने का आज मुआवजा है जो पूरी पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है, जो उस वक्त इन दोनों जमातों ने जाके उस वक्त जिसको ये जो मिलिट्री आमिर जिसे ये कहते थे उसके साथ इन्होंने बैठ के दस्तखत करके किया था। बहुत थैंक यू जी।